वेलकम स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 में एंट्री करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर 1 उसके थ्योरीज और न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व करा दिए गए हैं। उसमें अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरी वीडियो को अंत तक देखा करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करिए, ताकि मुझे ये पता चले कि आपने कितना वीडियो पसंद किया है। तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज सेकंड चैप्टर फिजिक्स क्लास 2। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं चैप्टर आपका सेकंड है, गॉस का प्रमेय, गॉस थ्योरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। स्टूडेंट, जो फिजिक्स का सिलेबस तैयार किया गया है एनसीईआरटी का, वो एक बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। क्रमवार आपको सारे चैप्टर वहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं। एक टॉपिक के बाद जस्ट दूसरा टॉपिक जो आया है वो पहले टॉपिक से रिलेट करता है। इसलिए अगर आपको सेकंड चैप्टर अच्छे से समझना है तो अभी इस वीडियो को पुशअप करिए और मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए और तब जाके आप इस चैप्टर को पढ़िए। स्टूडेंट, यकीन मानिए वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी मेरे पहले की वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं गॉस का प्रमेय क्या है। तो स्टूडेंट, गॉस के प्रमेय को समझने से पहले हमको कुछ फिजिकल फेनोमेना को समझना पड़ेगा। जैसे पहला पॉइंट हम देखेंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे गॉस के प्रमेय की ओर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में, इसको इंग्लिश में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं स्टूडेंट? वैद्युत बल रेखाएं चैप्टर 1 से रिलेट करता है, उसी से रिलेटेड है वैद्युत फ्लक्स। तो अगर कोई ऐसा पृष्ठ है, यहां पर समझते हैं, अगर कोई ऐसा पृष्ठ है, गोली पृष्ठ ले लेता हूं, आप कैसा भी पृष्ठ ले लेते हैं, ले सकते हैं, आप आयताकार पृष्ठ ले सकते हैं, बेलनाकार, कोई भी किसी भी आकार का पृष्ठ ले सकते हैं। अगर कोई पृष्ठ, इससे कोई वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से गुजरती हैं, तो इसके एकांक पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इनकी संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उनकी संख्या हम वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पासेस थ्रू ए यूनिट एरिया इज कॉल्ड वैद्युत इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से जो विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स के नाम से जानते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे फाई से। तो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ई और एकांक क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट आपको ई से ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। आई होप आपको समझ में आएगा। एक यहाँ पे और मैं फिगर के साथ आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर कोई ऐसा सरफेस है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, अगर ये कोई सरफेस है, यहाँ अगर हम वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं इस सरफेस से, तो इसके यूनिट एरिया से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, नंबर ऑफ फोर्स लाइन, यूनिट एरिया से हम फाइंड कर लेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन और हम निकाल देंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फोर्स लाइन। इसको फाई ई से या फाई से डिनोट कर सकते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ये हो जाएगा फार्मूला। स्टूडेंट, ये एक अदिश राशि है, इसमें दिशा नहीं होगी। अगर इसमें हम जो फ्लक्स लाइंस गुजर रही हैं इसके थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज कर दें, जस्ट आप फिगर के साथ समझ सकते हैं। पूरी तरह से फिजिकल फेनोमेना ये फिगर पे डिपेंड कर रहा है, आप यहीं से फार्मूला भी बना रहे हैं। तो स्टूडेंट, अगर ये कोई पृष्ठ है, अगर मैं फोर्स लाइन को थोड़ा सा अपने इनिशियल स्टेज से डाइवर्ट कर दूं, ऐसे जो पहले इस तरह से जा रही थी, अब इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। कितना चेंज किया गया है वो मैंने दिखा दिया, थीटा एंगल। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है, पहले ये ऐसे सीधे जा रही थी, अब इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो गया।
तो थीटा एंगल चेंज करने पर स्टूडेंट यहाँ पर जो फ्लक्स हो जाएगा फाई ई कह सकते हैं आप वहाँ पे, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, और इसका डायरेक्शन जितना चेंज हुआ है वहाँ पर हम ले लेंगे कॉस थीटा। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्शन चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं इसी फार्मूले के साथ। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक बार और समझ लीजिए। तो गॉस का थ्योरी हम पढ़ते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से जो फोर्स लाइन गुजरती हैं, लाइन ऑफ फोर्स, उन्हीं के नंबर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। फाई ई से डिनोट करेंगे, ये एक अदिश राशि होती है। स्टूडेंट इसका फार्मूला मात्रक भी बना सकते हैं, वैसे तो सिंपल मात्रक जो होता है इसका वेबर होगा, बट हम अगर इसका बनाना चाहें मात्रक ऐसे, तो स्टूडेंट जो ई का यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम, और एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक हो जाएगा। आई होप आप बना सकते हैं और आगे लिख सकते हैं ऐसे ही मात्रक। तो वैद्युत फ्लक्स आपको समझ में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसके साथ ही हम आगे वाले टॉपिक को पढ़ेंगे, व्हाट इज गॉस थ्योरी। तो आइए देखते हैं कि गॉस, आइए स्टूडेंट देखते हैं कि गॉस की थ्योरी क्या कहती है। गॉस एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया कि अगर कोई चार्ज किसी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी एक समान रूप से वितरित है। स्टूडेंट मैंने बार बार कहा है कि चैप्टर पीछे से रिलेट करते हैं। एक समान वितरण क्या होते हैं, मैंने उस पहले वीडियो में आपको बताया था। तो एक समान रूप से अगर कोई सरफेस है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो गॉस ने बताया कि उस सरफेस से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेंगे उनकी संख्या को हम बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको चार्ज की वैल्यू पता है तो आप फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने जो थ्योरी दी उसका छोटा सा एक डिराइवेशन भी कराया है इन्होंने, हम भी डिराइवेशन करेंगे एग्जामिनेशन पर्पस से। ये डिराइवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं ये डिराइवेशन। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं पहले गॉस ने क्या बताया। तो हम थ्योरी पहले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इन्होंने जो अपना थ्योरी दिया, पहले थ्योरी लिख लेते हैं। आई होप आप नोट्स जरूर तैयार करते होंगे। तो थ्योरी इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ के नाम से भी जानते हैं, अगर कोई भी क्लोज सरफेस ले लिया जाए लुक के रूप में, तो वो एक गॉसियन सरफेस कहलाएगा। तो गॉस ने क्या बताया कि अगर कोई गॉसियन सरफेस है यानी कोई बंद पृष्ठ है, तो इसके क्षेत्रफल से, मैंने ये छोटा सा क्षेत्रफल दिखाया है स्टूडेंट, आप पूरा ले सकते हैं यूनिट, ये छोटा सा एरिया मैंने ले लिया इसका। इससे अगर फोर्स लाइन गुजर रही है तो इससे गुजरने वाली फोर्स लाइन के कारण इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, मैंने ये चार्ज डिनोट कर दिया है। मान लीजिए इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मैंने प्लस से डिनोट कर लिया है। तो अगर ये कोई गॉसियन सरफेस है, इसका यूनिट एरिया मैं ले लूँ, तो इससे जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उसकी संख्या को हम फाइंड करेंगे। और गॉस ने क्या बताया कि इससे जो गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई ई, इस पूरे सरफेस पर उपस्थित जो आवेश है Q, उस आवेश तथा आवेश का जो होगा 1/ε गुना, यानी Q इंटू 1/ε0 इसके गुना होगा, यानी फाई ई इक्वल टू Q/ε0। ये बहुत ही छोटा सा फार्मूला तो है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक बार और समझते हैं क्या बताया इन्होंने। गॉस ने बताया कि अगर कोई गॉसियन सरफेस है यानी गॉसियन पृष्ठ है, जो बंद पृष्ठ होता है, उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होगा, यानी फाई ई इक्वल टू Q/ε0। अब यहाँ से एप्सिलॉन क्या होता है स्टूडेंट, मैंने इसको पहले वीडियो में बता दिया आपको। ये एप्सिलॉन जो होता है इसको कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता, जैसा कि आप पहले ही इसको पढ़ चुके हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। तो यही गॉसियन का थ्योरी, गॉस का थ्योरी कहलाता है। इसका डेरिवेशन भी करेंगे। मैं फाइनली एक बार और आपको थ्योरी बता देता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, इसका डेरिवेशन भी आया है। तो थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ पर जो आवेश वितरण हुआ है, इसके कारण इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी phi E इक्वल टू Q/ε0। तो इस फार्मूले से हम इस सरफेस पर कितनी फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं या कितना फ्लक्स गुजर रहा है इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो आइए देखते हैं इसका छोटा सा डेरिवेशन। तो इसकी प्रूफ में हम देखेंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया प्रूफ करना फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत ही मायने रखता है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट प्रैक्टिकली बिलीव करता है और आप प्रैक्टिकली कोई भी फेनोमेना कर सकते हैं। फिजिक्स में ऐसा कोई भी फेनोमेना नहीं है जिसको आप प्रैक्टिकली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं पहले एक डेरिवेशन के साथ। तो क्या है डेरिवेशन? अगर हम इस पूरे सरफेस पे फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो जैसा कि स्टूडेंट आपने अभी पीछे देखा है, फ्लक्स का जो फार्मूला होता है phi इक्वल टू E इंटू ए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए मैं यहाँ पे E से डिनोट कर ले रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि जितनी भी टॉपिक्स आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आप चल के मैग्नेटिक में भी तैयार करेंगे। तो मैग्नेटिक के लिए हम phi b एक दूसरा सिंबल यूज कर लेते हैं और इलेक्ट्रिक के लिए phi e ये सिंबल थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस पैदा करने के लिए किया जाता है। जनरली हम phi से ही केवल फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो phi e और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो phi b से वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसा कि हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो हमको phi e की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमको E चाहिए और A चाहिए। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। E के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए मैंने वहां पे फार्मूला भी आपको समझाया था। तो अगर हमको phi e निकालना है तो सबसे पहले इस चार्ज के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि आप स्टूडेंट थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। स्टेटमेंट पहले भी लिखा है आपने, इस प्रूफ में भी थोड़ा सा लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E हो, एरिया A हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं पहले निकाल लेता हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू होता है, मैं आपको फार्मूला वहां पे बताया था, 4πε0 इंटू Q/r²। यहाँ पर हम k की वैल्यू स्टूडेंट 1 ले चुके हैं क्योंकि निर्वात में हम फाइंड कर रहे हैं और निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 होती है। इसको हम ले सकते हैं। अब A एरिया तो है, यहाँ पे A से रिप्रेजेंट किया ही है, तो हम फ्लक्स निकालते हैं। वैद्युत फ्लक्स जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं phi e से, phi e इक्वल टू E इंटू A। तो phi e इक्वल टू E की वैल्यू स्टूडेंट अभी भी मैंने निकाला 1/4πε0 इंटू Q/r² और ये A। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इस छोटे से एरिया के लिए निकाले हैं। अगर पूरा एरिया लेंगे तो पूरा लेना पड़ेगा। तो मैं छोटे से एरिया को निकालने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल फेनोमेना यूज करूंगा। छोटे से एरिया को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम d phi e का यूज करते हैं और यहाँ पर dA का यूज करते हैं, यानी छोटे से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स dA एक छोटे से एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा d phi होगा। तो यहाँ पर जो d दिखाया गया है ये एक नैरो क्वांटिटी, छोटे से मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे चूंकि पूरे इस सरफेस का फ्लक्स फाइंड करना है तो मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो दोनों पक्षों का मैंने क्या किया, समाकलन किया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर स्टूडेंट समाकलन ये एक मैथमेटिकल फेनोमेना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पे हम हिंट भी करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे समाकलन किया जाता है। ये चूंकि क्लोज सरफेस है तो क्लोज इंटीग्रल d phi e इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू dA। स्टूडेंट समाकलन करते समय जो वैल्यूज कांस्टेंट होती है उसको हम इग्नोर कर लेते हैं, मतलब बाहर कर लेते हैं, और जो वेरिएबल है उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटे छोटे एरिया को जोड़ के फ्लक्स फाइंड करेंगे पूरे एरिया का। तो मैं फ्लक्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ phi e से। phi e इज इक्वल टू यहाँ पर ये पूरा टर्म कांस्टेंट है तो 1/4πε0 Q/r²। मैंने कांस्टेंट कॉमन कर लिया, बचेगा phi dA। अब इसका हमको समाकलन करना है।
तो फाई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। स्टूडेंट इस छोटे से एरिया को जोड़ेंगे, इस गोले के ऐसे छोटी छोटी एरियाओं को जोड़ेंगे तो हमको पूरी इस गोले का एरिया मिलेगा, और गोले का एरिया जो होता है वो होता है 4πr², क्योंकि ये जो सरफेस है वो r रेडियस का है, तो मैंने r 4πr² फाइंड कर लिया। ये एक सेंटर था इसका। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे स्टूडेंट, तो r² से r² कैंसिल हो जाएंगे और ये 4π से 4π भी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाई ई इक्वल टू आपकी वैल्यू मिलेगी Q/ε0। ये आपका गॉस थ्योरी का जो रिजल्ट है वो फाइंड हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू Q/ε0, ये प्रूफ हो जाएगा। इसी को हम गॉस थ्योरी के नाम से जान रहे हैं। तो आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, आप वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर स्टूडेंट हम यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करके फाइंड करना चाहते हैं तो सभी डायरेक्शन के लिए फ्लक्स की वैल्यू फाई इज इक्वल टू Q/ε0 से ही फाइंड की जाएगी। तो ये हम गॉस थ्योरी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। इस टॉपिक को आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जरूर तैयार करिए। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।